और इन तीन साइड तीन डिफरेंट एंगल्स में अगर मान लो कि दो ट्रायंगुलर शेप सिमिलर है तो ये दो बेसिक क्राइटेरिया फुलफिल होना बहुत ज्यादा जरूरी है। दोनों ट्रायंगल्स कैसे होंगे? इक्विएंगुलर, और इक्विएंगुलर होते ही फटाक से क्या बोल पाएंगे कि सर ये तो कहलाएंगे सिमिलर ट्रायंगल। एक ट्रायंगल के अंदर अगर कोई लाइन ऐसी खींचो जो ट्रायंगल के किसी एक साइड के पैरेलल चली गई, कि अगर दो ट्रायंगल ऐसे मिल जाते हैं जिसमें ये एंगल इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर, तो ये बड़े प्यार से कैसे हो जाएंगे सर? इक्विएंगुलर ट्रायंगल। हेलो रॉक स्टार्स, क्या हाल चाल? स्वागत है मेरे चैंपियंस आपके इसी अमेजिंग से प्लेटफॉर्म फिजिक्स वाला में। मैं हूं आपका मैथ मेंटर अभिनव और आज का भी एक और धमाकेदार से शानदार से जबरदस्त चैप्टर के साथ, दैट इज योर ट्रायंगल्स। तो आज इस ट्रायंगल की कहानी या यूं कहें समोसा शास्त्र की कहानी को जम के तोड़ने वाले हैं। बेसिकली बात करें आपके क्लास 10 के सिलेबस के हिसाब से तो क्लास 9th में आपने ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंसी पार्ट को डील कर लिया है। अब बारी है भैया किस चीज की? सर इस पूरे क्लास 10th की जर्नी में हम बात करेंगे ट्रायंगल के सिमिलर होने के लिए क्या क्या बेसिक कंडीशंस या क्राइटेरिया फुलफिल होनी चाहिए। तो आज मेजर चीजें जो चलने वाली बेटा वो आपकी चलने वाली है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम यानी बीपीटी, जिसको थेल्स थ्योरम बोलते हैं, कन्वर्स ऑफ बीपीटी और डिफरेंट सिमिलैरिटी क्राइटेरिया को लेके। चलिए भैया बिना देरी के फटाफट से इस कहानी को करते स्टार्ट। तो आपका एक प्यारा वर्ड है चैट में, इस बात को जरूर स्पैम करिएगा, हैशटैग आई विल बी अनस्टॉपेबल, क्योंकि आप सभी की जर्नी कुछ ऐसी हो चुकी है, आप सभी के सभी अनस्टॉपेबल हो चुके होंगे। क्या क्या बातें करने वाले इस क्लास 10th की जर्नी में सर? तो देखो यार बहुत सारी चीजें ऐसी होने वाली है कि आपके क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम के पर्सपेक्टिव से होने वाले हैं सुपर डुपर इंपॉर्टेंट। क्या क्या बात करते हैं आज के सेशन में? तो हम बच्चों बात करने वाले हैं कि कॉन्ग्रुएंट फिगर्स और सिमिलर फिगर्स एग्जैक्टली कब बोले जाएंगे, क्या वो बेसिक क्राइटेरिया होगी, प्रॉपर्टीज क्या होगी सर अगर हमारे पास मान लो कोई दो पॉलीगन्स है और वो सिमिलर पॉलीगन्स बोले जा रहे हैं तो इनके बीच में क्या क्या बेसिक क्राइटेरिया हमारे पास मिलेगी या क्या क्या प्रॉपर्टीज इन दोनों में देखने को मिलेगी। फिर बच्चों बात करेंगे स्केल फैक्टर, जिसको रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन भी बोलते हैं। बेसिकली दो फिगर अगर सिमिलर होते हैं तो उस केस में ऐसे कुछ हमारे पास कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया जाता है। फिर बच्चों बात करने वाले बीपीटी या थेल्स थ्योरम को लेके कि बेसिकली सर बीपीटी या हमारे थेल्स थ्योरम में दिया क्या है। बीपीटी और थेल्स थ्योरम को समझने के बाद सीधे बच्चों पहुंचेंगे कन्वर्स ऑफ बीपीटी को लेके, और साथ में कोरोलरी ऑफ बीपीटी भी इसके साथ एडिशनल हम कुछ ना कुछ सर अमेजिंग वाले तरीके से सीख ही लेंगे। कोरोलरी को सीखने के बाद बच्चों सीधे जंप मारेंगे अपने लास्ट सब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे, दैट इज क्राइटेरिया रिगार्डिंग द सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल। सर दो ट्रायंगुलर शेप सिमिलर है तो कौन कौन सी क्राइटेरिया हमारे पास मिलनी चाहिए और क्या बेसिक कंडीशंस की जरूरत पड़ेगी इन्हीं क्राइटेरिया को प्रूव करने में। तो आज की कहानी को एक काम करते हैं, थोड़ा स्वाग वाले लेवल पे सीखते हैं, इस पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट का एक मैपिंग करते हैं, यानी कॉन्सेप्ट मैपिंग जिसको बोले माइंड मैप बनाते हैं। सीखते हैं क्या क्या है इस चैप्टर में। चलिए तो बात करें इस ट्रायंगल वाले चैप्टर को लेके तो बच्चों हमने अपने सराउंडिंग में बहुत सारे ऑब्जेक्ट ऐसे देखे हैं जो देखने में हूबहू सेम है, और एक फिगर के ऊपर दूसरे फिगर को रखो तो पूरा पूरा ओवरलैप कर लेगा। जैसे मेरा ये पाम है बेटा, इस पाम के ऊपर अगर मैं अपना ये वाला हाथ रखूं तो क्या कर रहा है? इसको पूरा पूरा ओवरलैप कर रहा है। तो इस टाइप के अगर हमारे पास दो फिगर्स दिख रहे हैं तो उनको बच्चों बोलने वाले हैं कैसे? कॉन्ग्रुएंट फिगर। काफी बार ऐसा होता है कि सर दो फिगर साइज में तो सेम नहीं होते लेकिन लुक वाइज या यू कहें शेप के हिसाब से बिल्कुल सेम होते हैं, तो उस टाइप के फिगर्स को बच्चों बोलने वाले हैं सिमिलर फिगर्स। तो हम बात कर लेते हैं सबसे पहले कि कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर फिगर्स क्या होता है। कॉन्ग्रुएंट एंड सिमिलर फिगर्स के बच्चों बात करें, देखते हैं क्या क्या चीजें होने वाली है। तो सबसे पहले बात करते हैं बच्चों की कॉन्ग्रुएंट फिगर्स किसको बोलेंगे सर, और लगे हाथ कॉन्ग्रुएंट के अलावा अगर हमें सिमिलर फिगर्स की बात करनी हो तो सिमिलर फिगर्स किसको बोलेंगे। बच्चों में पता है कि जब हमारे पास शेप और साइज दोनों के दोनों चीजें मैच कर जाए दूसरे फिगर के साथ तो उसको हम बच्चों बोलने वाले कॉन्ग्रुएंट फिगर, यानी शेप और साइज दोनों चीजें होनी चाहिए। शेप प्लस साइज कैसा हो जाना चाहिए सर? दोनों का दोनों इक्वल होना चाहिए। तो इस टाइप के फिगर्स को हम बच्चों क्या बोलने वाले हैं? कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। लेकिन जहां पे सिर्फ हमारा शेप सेम हो बट साइज डिफरेंट हो तो वहां पे फिगर्स जो होंगे सर साइज जरूरी है डिफरेंट हो। साइज अगर परफेक्टली मैच कर रहा है बच्चों तो वो कॉन्ग्रुएंट तो होगा, लेकिन जितने भी कॉन्ग्रुएंट फिगर होते हैं वो बाय डिफॉल्ट सिमिलर फिगर भी होते हैं। तो कह सकते हैं कि शेप कैसा हो सर? शेप जो हमारा वो इक्वल हो जाए दो फिगर्स का, या शेप कैसा हो? बिल्कुल सेम टू सेम दिखे। कैसा दिखे बेटा? सेम टू सेम दिखे। सेम टू सेम हो तो क्या हो जाएगा सर? इस टाइप के हमारे पास जो फिगर्स होंगे उनको बोलेंगे सिमिलर फिगर्स।
अब बात कर लेते हैं स्पेसिफिक टू द ट्रायंगल को लेके कि सर अगर यही सेम कहानी हम ट्रायंगल के अंदर इंप्लीमेंट करने की कोशिश करें तो देखते हैं क्या होता है। यही सेम कहानी अगर बच्चों हम ट्रायंगल के अंदर इंप्लीमेंट करने की कोशिश करें तो पता है कि सर एक ट्रायंगल में बेसिकली जो हमारे पास कंपोनेंट की बात करें तो उसमें हो जाता है हमारे पास 3 साइड्स, 3 डिफरेंट साइड्स और साथ में 3 डिफरेंट एंगल्स, 3 डिफरेंट एंगल्स। ये हमारे पास ट्रायंगल के कंपोनेंट होते हैं। अब मान लो हमारे पास दो ट्रायंगुलर शेप था, एक ये वाला ट्रायंगुलर शेप और दूसरा ये वाला ट्रायंगुलर शेप। अगर इसको देखा जाए, ऑब्जर्व किया जाए यहां पे सर, तो ऐसा लग रहा है कि दोनों का जो शेप है वो बिल्कुल सेम टू सेम है, बस साइज का फर्क है, बस साइज का फर्क है। शेप सेम टू सेम, इसका क्या सेंस है सर? शेप सेम टू सेम है, इसका मतलब सीधा सा हो रहा है भैया कि इसके करस्पॉन्डिंग एंगल ए के करस्पॉन्डिंग देखा जाए तो पी, वो तो सर बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल एग्जैक्ट मेजरमेंट, सेम टू सेम मेजरमेंट लेकर बैठा हुआ है। तो ए का जो मेजरमेंट होगा बच्चों वो हो जाएगा पी के बराबर, क्योंकि ए के करस्पॉन्डिंग वाला एंगल पी आ रहा है तो ये हमारे पास कैसा हो जाएगा? इक्वल। साथ में बच्चों अगर हम बात करें कि एंगल बी के करस्पॉन्डिंग एंगल अगर इस वाले ट्रायंगल में देखें तो वो हमारे पास आ रहा है एंगल क्यू, ये भी हमारे पास सेम हो जाएगा। और तीसरे एंगल्स की बात कर ले बच्चों, एंगल सी के करस्पॉन्डिंग एंगल को अगर हम ऑब्जर्व करें तो ऐसा लग रहा है सर एंगल आर जो है वो उसके करस्पॉन्डिंग और वो भी सेम टू सेम है। दो फिगर्स अगर हमारे पास सिमिलर है तो दो मेन क्राइटेरिया निकल कर आती है। क्या क्राइटेरिया निकल कर आती है? एक एक करके लिखता हूं कि अगर दो फिगर्स सिमिलर है, अगर ये सिमिलर है तो हमारे साथ दो बेसिक क्राइटेरिया निकल कर आती है। क्या क्राइटेरिया निकल कर आती है बताता हूं दोस्त। पहला क्राइटेरिया हमारा कहलाता है, पहला क्राइटेरिया हमारा कहलाता है कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे। क्या होंगे दोस्त? करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स will be equal, corresponding angles will be equal, will be equal, ऐसा हो जाएगा पहला क्राइटेरिया। दूसरा क्राइटेरिया हमारा होता है, बहुत मस्त जबरदस्त वाला क्राइटेरिया है, कि अगर कभी ऐसा देखने को मिला, कभी ऐसा देखने को मिला तो सर एक बात समझ जाएंगे कि इनके साइड का रेशियो प्रोपोर्शनल होगा। साइड रेशियो आर सेम, साइड रेशियो आर सेम, ये दूसरा इंपॉर्टेंट कंडीशन बनता बच्चों जब दो फिगर्स हमारे पास कैसे हो? बिल्कुल सिमिलर हो। आई होप ट्रायंगल में इस तरीके की कहानी आपको अच्छे से समझ में आई हो। सर और इस ट्रायंगल चैप्टर में क्या क्या है, और इस ट्रायंगल वाले चैप्टर में क्या क्या है, चलिए एक एक करके जम के तोड़ते हैं। बेसिक बातों से स्टार्ट करते हैं कि ट्रायंगल हमारे पास कुछ ऐसा निकल कर आया जिसमें हमारे पास कंपोनेंट की बात की जाए तो 3 साइड्स और 3 डिफरेंट एंगल्स थे। और इन 3 साइड 3 डिफरेंट एंगल्स में अगर मान लो कि दो ट्रायंगुलर शेप सिमिलर है तो ये दो बेसिक क्राइटेरिया फुलफिल होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर मान लो सर कि ऐसा हुआ कि ये दो ट्रायंगुलर शेप में ये दोनों के दोनों क्राइटेरिया फुलफिल हो जाए तो और कौन सी नई बातें हम जान सकते हैं? चलिए अब इसी ट्रायंगल में अगर बच्चों बात करें, हमारे पास क्लास 10th की जर्नी में पहला जो थ्योरम है दैट इज बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, जिसको बोलते हैं बीपीटी या थेल्स थ्योरम, या थेल्स थ्योरम। पहले तो इस थ्योरम को समझते हैं कि बीपीटी या थेल्स थ्योरम क्या है। बीपीटी या थेल्स क्या है भैया? बीपीटी या थेल्स थ्योरम क्या है, इस बात को अच्छे से समझते हैं। सर बीपीटी और थेल्स थ्योरम क्या बोलता है इस बारे में थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं बेटा। थेल्स थ्योरम बोलता है कि अगर हमारे पास मान लो एक ट्रायंगल है, अगर हमारे पास मान लो एक ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल में एक लाइन आपने ऐसा ड्रॉ किया भैया, एक लाइन आपने ऐसा ड्रॉ किया जो इस ट्रायंगल के दो साइड को दो अलग अलग पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हुए इसके तीसरे साइड के पैरेलल निकल आए। ये बात समझ में आई दोस्त कि सर अगर मान लो हमारे पास ट्रायंगल एबीसी हो, अगर हमारे पास एक ट्रायंगल एबीसी हो और लगे हाथ हमने एक लाइन एल ऐसे ड्रॉ की है कि इस ट्रायंगल के दो साइड यानी ए बी और एसी को दो डिस्टिंक्ट पॉइंट डी और ई पे कट करता है। इस तरीके से कट करता है कि हमारे पास जो डीई है ये पैरेलल टू बीसी निकला है। तो इस कहानी में हमारे पास जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है वो क्या आता है बेटा? वो हमारे पास आता है कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो जिस दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट किया है वहां पे ये वाला सेक्शन डिवाइडेड बाय ये वाला सेक्शन, यानी इनका साइड का रेशियो, बेसिकली अगर मैं बात करूं तो एडी डिवाइडेड बाय डीबी। इस पॉइंट पे भैया क्या किया? इंटरसेक्ट किया। तो एक छोटा सा सेगमेंट हमारा ये बन रहा है, एक छोटा सा सेगमेंट ये बन रहा है भैया। तो इन सेगमेंट का जो रेशियो आएगा वो इक्वल हो जाएगा बेटा।
इस सेगमेंट के रेशियो के बराबर, यानी AE डिवाइडेड बाई EC। यही चीज हमारी कहलाती है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, या जिसको बोलते हैं क्या दोस्त, थेल्स थ्योरम। आई होप ये बहुत मस्त जबरदस्त वाली बात आपको समझ में आ चुकी होगी। चलिए भैया दूसरे पे चलते हैं कि सर अगर इसके कन्वर्स की बात करें तो कन्वर्स क्या बोलता है, तो लिख लेते हैं भैया, कन्वर्स ऑफ बीपीटी। कन्वर्स ऑफ बीपीटी क्या बोलता है, तो कन्वर्स ऑफ बीपीटी की बात करें बच्चों, तो यहां पे कन्वर्स ऑफ बीपीटी के अगर स्टेटमेंट की बात करें तो स्टेटमेंट ये बोलता है कि मान लो कि हमारे पास एक ट्रायंगल एबीसी हो या कुछ भी हो, एक ट्रायंगल हो जिसमें जिसमें क्या हो रहा है दोस्त, क्या हो रहा है दोस्त, एक ट्रायंगल एबीसी है जिसमें क्या हो रहा है, एक लाइन हम ऐसा खींच रहे हैं, एक लाइन हम ऐसा खींच रहे हैं, एक लाइन हम ऐसा खींच रहे हैं जो क्या कर रहा है, इस ट्रायंगल के दो साइड्स को पर प्रोपोर्शनल बना, रेशियो प्रोपोर्शनल बना रहा है भैया। यानी ये वाला रेशियो, सॉरी ये डिवाइडेड बाई है, यानी ये मान लो ये पॉइंट डी है, ये पॉइंट ई है, तो यहां पे बोला कि अगर इनका रेशियो सेम आ जाए, AD डिवाइडेड बाई DB इक्वल टू AE डिवाइडेड बाई EC, अगर ऐसा कुछ आ रहा है, ऐसा कुछ आ रहा है, अगेन मैं स्टेटमेंट को एक बार और पढ़ के बताता हूं कि एक ट्रायंगल के अंदर अगर आपने एक लाइन ऐसी खींची जो इस ट्रायंगल के बाकी के दो साइड्स को, भैया किसी भी दो साइड्स को जो रेशियो बना रहा भैया, दो साइड्स पे जहां जहां दो डिफरेंट इंटरसेक्शन पॉइंट पे कट कर रहा है, तो इसकी वजह से जो रेशियो बन रहा है, अगर ये इक्वल आ जाता है, अगर ये इक्वल आ जाता है, तो इस केस में हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो कुछ ऐसा होगा, क्या कि D मस्ट विल बी प्रोपोर्शनल टू BC। ये कन्वर्स आपका बोलता है, इस केस में हमारे पास D क्या होगा बेटा, BC के प्रोपोर्शनल हो जाता है। दोबारा से रिपीट करता हूं कि एक ट्रायंगल के अंदर मान लो आपने रैंडमली हवा में एक लाइन L ऐसा खींचा कि इन्होंने क्या किया, ट्रायंगल के दो साइड्स को दो डिस्टिंक्ट पॉइंट D और E पे कट किया, और स्टेटमेंट में ये बोला कि अगर कट कर रहा है तो वहां पे जो ये सेगमेंट का रेशियो आ रहा है, यानी AD डिवाइडेड बाई DB, अगर ये इक्वल हो जाता है AE डिवाइडेड बाई EC के, तो इस केस में ये जो लाइन L है जिसको हम DE बोल रहे हैं, ये हमारे तीसरी वाली साइड के पैरेलल निकल आएगा। ये हमारा बोलता है बेटा क्या, कन्वर्स ऑफ बीपीटी। आई होप ये बेसिक सी बात आपको समझ में आ चुकी होगी। अब चलते हैं दोस्त कुछ और थोड़ी इंपॉर्टेंट बातों को सीखते हैं कि सर ये तो हमें बात समझ में आ गई, एक बात बताओ, हमने वर्ड एक सुना था इक्वी एंगुलर ट्रायंगल, ये क्या होता है, इक्वी एंगुलर ट्रायंगल, इक्वी एंगुलर ट्रायंगल ये क्या होता है, ये बेसिकली आपका कहता है, ये बेसिकली आपका कहता है कि दो ट्रायंगुलर शेप अगर बिल्कुल सिमिलर है तो उनके करिस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में सेम हो जाते हैं, और इसी क्राइटेरिया को बोलते हैं बेटा क्या, इक्वी एंगुलर ट्रायंगल। इक्वी एंगुलर ट्रायंगल, आई होप ये भी वर्ड आपको समझ में आ गया होगा। इक्वी एंगुलर ट्रायंगल कि सर अगर दो ट्रायंगुलर शेप में करेस्पॉन्डिंग एंगल सेम आ जाए, तो सीधा सा मतलब निकलता है कि ये दोनों के दोनों ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर होंगे, और सिमिलर होंगे तो बेसिक एक और मस्त वाली बात निकल के आएगी कि अगर ऐसा हुआ सिमिलर होंगे तो ये वाली साइड रेशियो सेम हो जाएगी। देखो सब कुछ इंटरलिंक्ड है बेटा, सब कुछ एक दूसरे से कनेक्टेड है। इक्वी एंगुलर ट्रायंगल अगर मैंने लिखा गलती से, तो आप इसका सीधा सा मतलब निकाला कि सर दो ट्रायंगल ऐसे कि ये वाला एंगल इसके बराबर, ये वाला एंगल इसके बराबर, ये वाला एंगल इसके बराबर, तो सर ये दोनों के दोनों फिगर्स सिमिलर हो गए। और सिमिलर अगर ये सिमिलर हो गए तो सर ये वाली कंडीशन गारंटी से सेटिस्फाई होगी, क्या कि साइड रेशियो AB डिवाइडेड बाई PQ इक्वल टू AC डिवाइडेड बाई PR इक्वल टू BC डिवाइडेड बाई QR। तो यहां पे इसके दो मतलब निकल कर आते हैं बेटा, दो मतलब निकल कर आते हैं, क्या कि अगर हमारे पास इक्विएंगल ट्रायंगुलर बोलता है तो सर एंगल A मान लो, अगर इस फिगर के हिसाब से देखा जाए तो एंगल P के बराबर है, एंगल हमारे पास B जो है वो एंगल Q के बराबर है, और साथ में एंगल जो C है बेटा वो एंगल R के बराबर है। एक तो ये इसका मतलब निकला। अगर ऐसा कभी मिला तो ट्रायंगल कैसे होंगे सर, सिमिलर होंगे। ट्रायंगल कैसे होंगे, सिमिलर होंगे। और सर अगर ट्रायंगल सिमिलर हुए तो साइड रेशियो भी सेम टू सेम इस सिमिलैरिटी के कंडीशन के हिसाब से, यानी AB डिवाइडेड बाई PQ इक्वल टू BC डिवाइडेड बाई QR इक्वल टू AC डिवाइडेड बाई PR। ऐसा हमारे पास एक बेसिक कंडीशन निकल कर आ जाएगी, और इसका वाइस वर्सा भी ट्रू होता है।
इसका वॉइस वर्सा भी ट्रू होता है कि सर अगर दो फिगर्स ऐसे मिल गए जिनका साइड रेशियो प्रोपोर्शनल निकला यानी सेम टू सेम, तो इस केस में ये ट्रायंगल हो जाते हैं सिमिलर और सिंगुलर की वजह से इक्विएंगुलर ये कहलाए जाएंगे। चलिए भैया इतनी सी बात तो हमने समझ ली। अब चलते हैं डिफरेंट क्राइटेरियाज को लेके, जो क्राइटेरिया हमने पढ़ा था। तो अगर मैं डिफरेंट क्राइटेरिया की बात करूं बच्चों, तो हमने टोटल इस पूरे चैप्टर में 4 डिफरेंट क्राइटेरिया की बात की है। पहला जो क्राइटेरिया आता है वो आता है बेटा ट्रिपल ए, यानी एंगल 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 सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। क्या बोलता है ये क्राइटेरिया? ये क्राइटेरिया बोलता है कि अगर एक ट्रायंगल के तीनों एंगल्स दूसरे ट्रायंगल के तीनों एंगल्स के बराबर, तो दोनों ट्रायंगल्स कैसे होंगे? इक्विएंगुलर, और इक्विएंगुलर होते ही फटाक से क्या बोल पाएंगे कि सर ये तो कहलाएंगे सिमिलर ट्रायंगल। चलिए दूसरा क्राइटेरिया क्या होता है दोस्त? दूसरा क्राइटेरिया कहलाता है ए क्राइटेरिया, जो कि हमारे पास ट्रिपल ए क्राइटेरिया का कोरोलरी भी बोला जाता है। क्या होता है सर ये? देखो यार, कोई दो ट्रायंगल हमारे पास है जिसमें दो एंगल्स इस ट्रायंगल के दूसरे दो एंगल्स के बराबर हैं, तो बाय डिफॉल्ट एंगल सम प्रॉपर्टी लगाने पे तीसरा एंगल भी आपस में सेम टू सेम हो जाता है। चले चौथे क्राइटेरिया की बात कर ले बच्चों। चौथा क्राइटेरिया बोलता है एस क्राइटेरिया, और ये क्या होता है सर? ये क्राइटेरिया कहता है कि अगर एक ट्रायंगल के तीनों साइड्स दूसरे ट्रायंगल के तीनों साइड्स के साथ जो करेस्पॉन्डिंग साइड्स है वो रेशियो जो बना रहा है वो आपस में प्रोपोर्शनल निकल आए, तो भैया ट्रायंगल हो जाएंगे सिमिलर। चलिए भैया चौथा कंडीशन क्या बोलता है? तो इसको बोलते हैं बेटा साइड एंगल साइड क्राइटेरिया। ये क्राइटेरिया हमारे पास बोलता है कि अगर मान लो हमारे पास दो ट्रायंगुलर शेप गिवन हो और दोनों में कोई एक करिस्पॉन्डिंग एंगल सेम हो, और इस एंगल को कंटेन करने वाली जो सपोज मान लो इस तरीके से एंगल बन रहा है, तो इसका ये वाला एंगल दूसरे के उस एंगल से बराबर हो, और इसको कंटेन करने वाली जो साइड का रेशियो दूसरे वाले के साथ प्रोपोर्शनल हो जाए या सेम हो जाए, तो इस कंडीशन में भी हमारे पास क्या लगता है? एसएस क्राइटेरिया, और दोनों के दोनों ट्रायंगुलर शेप बिल्कुल कैसे हो जाएंगे? सिमिलर। तो इस तरीके से बेसिक कहानी बनती है। एक आखिरी कॉन्सेप्ट जो बच गया उसको भी कवर कर लेते हैं। क्या दोस्त? सर आखिरी कॉन्सेप्ट है कोरोलरी को लेके। कोरोलरी क्या होगी? बीपीटी की कोरोलरी ऑफ बीपीटी, ये आखिरी कॉन्सेप्ट है बेटा। कोरोलरी ऑफ बीपीटी क्या होती है? तो बीपीटी का कोरोलरी कुछ ऐसा बोलता है, सपोज मान लो कि आपके पास ये हमारे पास शेप आ गया या ये वाला शेप आ गया, मान लो ऐसा कोई शेप आ गया दोस्त, ऐसा कोई शेप आ गया। एक काम करता हूं, मैं एक बार ड्रॉ ही कर लेता हूं कि सर हमारे पास बीपीटी कुछ ऐसा बन रहा था। ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, ये डी पॉइंट है या ई पॉइंट है, ऐसा कुछ बन रहा था। तो अभी तक हमने सीखा कि जो दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट कर रहा है तो एडी अपॉन डीबी का रेशियो ए अपॉन ईसी के बराबर होता है। लेकिन कोरोलरी यहां पे कुछ और बोलता है। कोरोलरी बोलता है कि यहां पे इससे और डिफरेंट रिजल्ट निकाले जा सकते हैं, दैट इज एडी डिवाइडेड बाय, देखना छोटा सा पोर्शन डिवाइडेड बाय पूरा पूरा ए बी इक्वल टू ए ई डिवाइडेड बाय ये पूरा पूरा दैट इज ए सी। ये हमारा कोरोलरी कहलाता है दोस्त। सर इंफॉर्मेशन को और थोड़ा इनहैंस करके लिखा गया, यानी एक इंफॉर्मेशन जो हमारे पास मिली थी इसी से कुछ और रिजल्ट निकाला गया, इसी वर्ड को बेटा बोलते हैं कोरोलरी। मतलब एक थ्योरम से कुछ आपने प्रूव कर लिया, उस प्रूवन स्टेटमेंट को यूज करके दूसरा कोई स्टेटमेंट अगर आप प्रूव कर रहे हो तो उसको बोला जाता है कोरोलरी। सर क्या कोरोलरी में यही आएगा? नहीं बेटा, ये जो लिखा गया इसका उल्टा भी हो सकता है बेटा, यानी डीबी डिवाइडेड बाई एडी इक्वल टू EC डिवाइडेड बाई AE भी हो सकता है। और जो ऊपर पहला एक कोरोलरी लिखा बेटा इसका भी उल्टा हम लिख सकते हैं, रेसिप्रोकल भी सेम वे में ट्रू हो जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट योर क्लास 10th जर्नी का आपका ट्रायंगल का सारा कॉन्सेप्ट। अब आई नो यार कि कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा होगा कि सर ये बात उतरे अंदर से अच्छे से समझ में नहीं आई है, क्या इसको एक बार डिटेल में मस्त जबरदस्त वाले तरीके से बता सकते हो? क्योंकि चलो ओवरऑल हमने एक माइंड मेकअप तो कर लिया है कि सर इस पूरे चैप्टर में क्या है और इतने कॉन्सेप्ट है और इस तरीके से पूरी कहानी होती है, लेकिन डिटेल में सर एक बार सीख ले तो मजा आया। चलिए भैया जम के तोड़ते हैं। कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर फिगर्स के बारे में बच्चों हमने सीखा कि अगर दो ट्रायंगुलर शेप या दो कोई भी पॉलीगन अगर हमारे पास कॉन्ग्रुएंट है तो बेसिक जो बात निकल के आती है वो क्या कि सर इनका शेप सेम टू सेम दिखेगा, सेम टू सेम होगा भैया, बिल्कुल सेम टू सेम दिखेगा। और इनका साइज कैसा हो जाएगा सर? सर दोनों ट्रायंगुलर शेप का जो साइज होगा वो कैसा हो जाएगा? बिल्कुल इक्वल।
तो इस तरीके से अगर हमारे पास कोई क्राइटेरिया अगर निकल के आती है दो फिगर्स को लेके, तो इस टाइप के फिगर्स हमारे पास क्या कहलाते हैं? कॉन्ग्रुएंट फिगर। अगर कॉन्ग्रुएंट है तो भैया करस्पॉन्डिंग पार्ट्स आपस में इक्वल होगी, साइज सेम होगा। अगर दो फिगर्स हमारे पास कैसे हो दोस्त? सिमिलर हो, तो वहां पे उनका शेप जो होगा वो बिल्कुल सेम टू सेम होगा, लेकिन जरूरी नहीं है कि वहां पे साइज सेम हो। सर अगर मान लो साइज सेम हो गया तो क्या उसको सिमिलर भी बोल सकते हैं? हाँ बोल सकते हो। दो फिगर्स जो कॉन्ग्रुएंट होते हैं उसमें शेप तो इनका सेम होता है और हमें बस एक ही क्राइटेरिया से मतलब है, तो ये बाय डिफॉल्ट सिमिलर भी कहलाएंगे। चलिए भैया, कॉन्ग्रुएंसी का जो सिंबल होता है वो कुछ ऐसा लगाया जाता है दोस्त, और हमारे पास सिमिलैरिटी का सिंबल जो होता है वो कुछ ऐसा होता है। तो ये बेसिक सी बात याद रखिएगा। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अगर हमारे पास दो पॉलीगन, या थोड़ा प्रिसाइज तरीके से बोले तो दो ट्रायंगुलर शेप हमारे पास सिमिलर है, तो क्या क्या बातें निकल के आएंगी? कि उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे सर। हाँ, ये हमने महसूस कर लिया। और उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो है वो सेम होगा, यानी दोनों के दोनों साइड्स का रेशियो प्रोपोर्शन में होना चाहिए। चलिए इस बात को मैं यहां पे लिखता हूं, इस बात को मैं लिखता हूं कि एक ट्रायंगल हमारे पास एबीसी है, दूसरा ट्रायंगल हमारे पास पीक्यूआर है, पीक्यूआर है। अगर ये हमारे पास कैसे हो दोस्त? सिमिलर हो। थोड़ा अच्छे से बना लेता हूं मैं, थोड़ा अच्छे से बना लेता हूं। अगर ये दोनों ट्रायंगुलर शेप हमारे पास कैसे हो दोस्त? अगर ये हमारे पास सिमिलर है तो इस कहानी में क्या नहीं मोड़ लेगी? सर ये एंगल ए जो होगा इसके करस्पॉन्डिंग अगर एंगल देखूं तो वो एंगल पी आ रहा है, यानी एंगल ए इक्वल टू एंगल पी हो जाएगा। ये पहली कहानी के हिसाब से देखा जाए तो क्या हो जाएगा? एंगल ए इक्वल टू एंगल पी आ जाएगा सर। साथ में और क्या क्या हो सकता है सर? इसके अलावा एंगल बी जो होगा, एंगल बी जो होगा वो एंगल क्यू के बराबर होगा, एंगल बी जो होगा वो एंगल क्यू के बराबर होगा। और क्या क्या हो सकता है दोस्त? सर इसके अलावा जो आखिरी कंडीशन दिख रही है वो दिख रही है एंगल सी जो होगा इसके करस्पॉन्डिंग एंगल आर है, तो एंगल आर के बराबर होना चाहिए। एंगल सी इक्वल टू एंगल आर के बराबर होना चाहिए। और ये जो भी चीज आप लिखे हो बेटा, इसी क्राइटेरिया को बोलते हैं इक्वी एंगुलर, इक्वी एंगुलर, इक्वी एंगुलर। और अगर ये ट्रायंगुलर शेप है तो इक्विएंगुलर ट्रायंगल, अगर कुछ और शेप है तो इक्विएंगुलर फिगर्स भी डाल सकते हो। तो ये इक्विएंगुलर का क्राइटेरिया। दूसरी बात क्या बोलता है कि अगर गलती से इक्विएंगुलर निकले तो फिगर्स तो सिमिलर है ही, और सिमिलर होने की कहानी में क्या लिख पाएंगे कि इनका साइड का रेशियो यानी ए बी का रेशियो किसके साथ बेटा? पीक्यू के साथ। ये बराबर हो जाएगा बेटा बीसी का रेशियो किसके साथ बेटा? क्यू आर के साथ। और साथ में एसी का रेशियो सर पी आर के साथ। ये रेशियो जो होंगे वो सेम हो जाएंगे, या इसको बोलते हैं कि आपस में प्रोपोर्शन में है। आगे बढ़ते हैं। स्केल फैक्टर या रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर की बात कर ले, ये क्या कहलाता है? देखो यार, आपको क्या लगता है कि यहां से मून की डिस्टेंस को फिजिकली मेजर करके आया गया होगा? नहीं, ऐसा हमारे पास सर रियल लाइफ में देखा जाए तो पॉसिबल हो ही नहीं सकता। रियलिटी ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई यहां से मून तक चल के गया और मेजर करके डिस्टेंस आ जाए यहां से दूसरे ग्रह की। नहीं, इसमें हमारा जो मेन कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व होता है बेटा, दैट इज सिमिलैरिटी ऑफ फिगर्स को लेकर। तो वहां पे एक इंपॉर्टेंट कंडीशन आती है, क्या? स्केल फैक्टर। क्या बोलता है स्केल फैक्टर? तो लिखा है द सेम रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स इज रिफर्ड एज द स्केल फैक्टर। तो भैया अगर इसका रेशियो इसके साथ ले तो वो रेशियो देखना, इसका रेशियो इसके साथ लेने पे सेम टू सेम आएगा, तो वो जो रेशियो आ रहा है वही हमारा स्केल फैक्टर कहलाता है। अगर इन दो फिगर्स को देखें तो क्या हम इनको लिखा है कि क्या ये सिमिलर है, हाँ या नहीं? तो सर अगर सिमिलर है तो पहला क्राइटेरिया क्या बोलता है कि इस शेप के जितने भी एंगल्स हैं इंटीरियर, इस शेप के इंटीरियर एंगल से मैच करना चाहिए। सर एक बात बताओ, यहां पे 4 साइड्स और यहां पे 5 साइड्स हो जाए तो भैया पॉलीगन में नंबर ऑफ साइड्स भी तो सेम होने चाहिए, यानी दोनों फिगर्स दिखने में सेम होने चाहिए। शेप अगर सेम है तो भैया वहां पे मैच कराएंगे कि ये सिमिलर हो सकते हैं, लेकिन दो क्राइटेरिया चेक करेंगे। पहला क्या कि इसके करेस्पॉन्डिंग ये मैच कर गया, इसके करेस्पॉन्डिंग ये मैच कर गया, इसके करेस्पॉन्डिंग ये भी मैच, इसके करेस्पॉन्डिंग ये। तो सर पहला जो कंडीशन है कि हमारे पास एंगल्स करेस्पॉन्डिंग मैच करने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, वो तो हो गया। दूसरा क्या देखेंगे दोस्त? सर दूसरा देखेंगे कि इनका साइड रेशियो भी हर जगह पे सेम आना चाहिए। अगर चलो मैं यहां से स्टार्ट करता हूं, डीए से स्टार्ट करता हूं, तो डीए का करेस्पॉन्डिंग कौन सा हो जाएगा दोस्त? एसपी हो जाएगा। ये कितना आ रहा है देखा जाए तो ये हमारे पास आ रहा है सर 2.1, और यहां पे आ रहा है हमारे पास 4.2। अगर यहां पे डिवाइड करो बेटा तो कितना हो जाएगा? ये 1 टाइम्स, ये 2 टाइम्स, सर 1/2 आ गया। अगर डीसी की बात करो बेटा तो डीसी के करस्पॉन्डिंग कौन सा आ रहा है सर? एस आर आ रहा है।
एस आर आ रहा है, देखते हैं ये कितना आ रहा है दोस्त। तो ये हमारे पास आ रहा है 2.4 और नीचे कितना आएगा दोस्त, सर ये आ जाएगा 4.8। अगर इनको भी डिवाइड करें दोस्त तो ये 1 टाइम्स और ये 2 टाइम्स। क्या बात है, अभी तक तो मैच कर गया दोस्त। आगे चलते हैं, अगर मैं सीबी की बात करूं तो सीबी के करस्पॉन्डिंग कौन सा आएगा दोस्त, ये आरक्यू आएगा, आरक्यू आएगा। तो देख लेते हैं आरक्यू अगर आ रहा है तो इसको भी चेक कर लेते हैं। सीबी की वैल्यू हमारे पास है 2.5 और हमारे पास आरक्यू की वैल्यू बेटा 5.0। अगर यहां से भी डिवाइड करो तो ये 1 टाइम्स और ये 2 टाइम्स, ये भी 1/2 आ गया, बहुत बढ़िया। आखिरी बच गया ए बी, इसको भी चेक कर लेते हैं। ए बी के करस्पॉन्डिंग में हमारे पास आ रहा है सर पीक्यू आ रहा है, चेक कर लेते हैं, देखते हैं कितना आ रहा है बेटा। तो ए बी हमारे पास आ रहा है 1.5 और पीक्यू जो हमारे पास आ रहा है वो 3.0। तो अगर इसको भी डिवाइड करके देखें तो ये 1 टाइम्स में और ये 2 टाइम्स में, सो दिस वुड बी 1/2। हमने नोटिस किया कि इनके जो साइड रेशियो है वो तो हर जगह पे बिल्कुल सेम टू सेम है। तो पहला कंडीशन कि सर इंटरनल जितने भी एंगल्स है उसके करस्पॉन्डिंग उसके इंटरनल एंगल्स मैच कर जाए, और दूसरा कंडीशन की साइड रेशियो मैच कर जाए, तो ये दोनों के दोनों फिगर्स क्या हो जाएंगे सर, ये हो जाएंगे सिमिलर। और यहां पे जो ये रेशियो आ रहा है यही हमारा कहलाता है बेटा स्केल फैक्टर, यही कहलाता है स्केल फैक्टर। अब इसका सीधा सा मतलब निकालता हूं, अगर मान लो इस वाली साइड का कोई भी लेंथ अगर ऊपर डबल करता हूं दोस्त तो नीचे डबल होगा। अगर मान लो ये 2.4 है, इसका डबल करता हूं कितना हो जाएगा दोस्त, सर हो जाएगा 4.8। तो भैया नीचे वाला 2 का डबल यानी 4 टाइम्स हो जाएगा भैया, कौन सा, नीचे वाला, इसके करस्पॉन्डिंग दूसरे फिगर में। तो ये जो रेशियो होता है बेटा ये बहुत मैटर करता है, स्केल फैक्टर इसी को बोला है। चलिए एक सवाल से समझते इसको। बोला है कि द पार्किंग सिंबल इन द स्केल ड्राइंग इज 5 इंच। भैया अगर हमारे पास मान लो कि इस तरीके से हमने रफली ड्रॉ किया और ये एक्चुअल में ये फिगर एक्चुअल था, मान लो आपको एक क्या करना है, साइन बोर्ड बनाना है, तो आपने उसका एक रेप्लिका क्या किया, अपने कॉपी पे तैयार किया। रेप्लिका में ऐसा था कि उसकी विड्थ ली गई है 5 इंच और उसकी हाइट ली गई है 7 इंच, और जो एक्चुअल हमारा प्रोडक्ट तैयार हो रहा है उसकी हाइट आ रही है बेटा 13 इंच। तो पूछा कि एक्चुअल प्रोडक्ट का विड्थ कितना होगा। तो सर सिमिलैरिटी का कॉन्सेप्ट लगाएंगे, जो छोटा सा फिगर हमने कॉपी पे ड्रॉ किया हुआ है उसी के सिमिलर वो थोड़ा बड़ा बनेगा। तो अगर हम देखें तो देखने में तो सेम टू सेम, एंगल्स का सर कुछ खास यहां पे दिक्कत है नहीं। मेजर जो आएगा वो आएगा साइड रेशियो सेम आनी चाहिए। चलो भैया फटाफट से मान लेते हैं कि इसकी विड्थ जो होती है वो x मीटर होती या x इंच होती, यहां पे इंच में दिया तो x इंच होती। तो क्या लिख पाएंगे दोस्त कि सर 7 लेंथ का रेशियो लेंथ के साथ दैट इज 13 इक्वल टू विड्थ का रेशियो 5 और इसके विड्थ का रेशियो x। तो ये हमारे पास फाइनल जवाब आ जाएगा, देखिएगा कितना जाता बेटा, 7x इक्वल टू 13 इंटू 5, यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्त, सर यहां से आ जाएगी 13 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 7। इसको सॉल्व करिएगा, यही आपका इंच में फाइनल जवाब आ जाएगा कि सर एक्चुअल जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा उसकी विड्थ जो आएगी वो कुछ इतना आएगा। ये हमने पूरी कहानी कैसे की, विद द यूज ऑफ सिमिलैरिटी ऑफ फिगर्स, या यू कहे सर सिमिलैरिटी के चक्कर में हमने साइड रेशियो को जो प्रोपोर्शनल बनाया था या साइड रेशियो इक्वल किया था वही पिक किया है, जिसको बोलते हैं स्केल फैक्टर। आगे बढ़ते बच्चों, सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल में देखो यार वही बेसिक बात है क्या कि सर इक्विएंगुलर होना चाहिए। अगर इक्विएंगुलर हुआ तो उनके साइड रेशियो कैसे होने चाहिए, प्रोपोर्शन में, या साइड रेशियो सेम होने चाहिए। चलिए भैया बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम की बात कर ले। स्टेटमेंट हमारे पास कुछ ऐसा लिखा है, इफ अ लाइन पैरेलल टू वन ऑफ द साइड ऑफ ट्रायंगल। भैया क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि एक लाइन हमने क्या किया, ट्रायंगल के किसी एक साइड के पैरेलल ड्रॉ कर लिया। मान लो ये इसके हमने पैरेलल ड्रॉ कर लिया, तो भैया ये जो लाइन एल ड्रॉ किए हो ट्रायंगल के बाकी के दो साइड्स को कहीं ना कहीं तो कट करेगा। मान लो एक को पॉइंट पी पे कट करता है, दूसरे को पॉइंट क्यू पे कट करता है। तो यहां पे मेन अपना स्टेटमेंट चालू होता है कि अदर टू डिस्टिंक्ट पॉइंट पे जहां पे कट करता है तो लिखा है द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। भैया जो बाकी के दो साइड्स जो डिवाइड हो रहे हैं, मतलब यहां पे इस वाले पॉइंट से डिवाइड हो रहे हैं दोस्त, इस वाले पॉइंट पे डिवीजन हो रहा है कि आधा ऊपर आधा या जितना भी हो और कुछ नीचे वाला हिस्सा। तो बोला है कि ये जो डिवीजन हो रहा है, सपोज मैं इसकी बात करो बेटा, यहां पे डिवाइड हो रहा है, देखिएगा यहीं से डिवाइड हो रहा है पॉइंट पी से। तो बोला है कि इस कहानी में ऐसा कुछ हो रहा है भैया कि एपी डिवाइडेड बाय पीबी, जहां पे डिवाइड हो रहा है उनका रेशियो बेटा डिवाइडेड इन द सेम रेशियो लिखा है, डिवाइडेड इन द सेम रेशियो लिखा है। तो बोला कि जिन दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे डिवाइड हो रहा है, पी पे डिवाइड हो रहा है तो क्या होगा, डिस्टिंक्ट पॉइंट पे डिवाइड का रेशियो सर एपी डिवाइडेड बाय पीबी। ये रेशियो सेम हो जाएगा किसके बेटा, सर आपने बोला
कि यहां पे डिवाइड हो रहा है क्यू पे, तो ये वाली यहां पे डिवाइड हो रहा है, तो डिवीजन पे ऐसे ऐसे हमारे पास सेगमेंट बन रहा है, तो इनके रेशियो के बराबर, दैट इज हमारे पास ए क्यू डिवाइडेड बाई क्यू सी। ऐसे हमारे पास एक बेसिक क्राइटेरिया निकल कर आ रहा है। क्या ये बात अच्छी समझ में आ गई दोस्त कि सर हमारे पास एक ट्रायंगल के अंदर अगर कोई लाइन ऐसी खींचो जो ट्रायंगल के किसी एक साइड के पैरेलल चली गई, तो भैया ट्रायंगल के बाकी दो साइड्स को दो अलग अलग डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट करेगा, और जहां पे भी कट करेगा वहां पे उसको डिवाइड करा भैया दोनों साइड्स को, तो भैया ये जो रेशियो आएंगे ये आ जाएंगे बिल्कुल सेम टू सेम। चलिए भैया आगे बढ़ते हैं, कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम की बात कर ले। तो ये क्या बोलता है सुनिएगा, ये हमारा बोलता है कि अगर मान लो कि हमने एक ट्रायंगल के अंदर कोई लाइन ऐसी खींची, कोई ऐसी लाइन खींची जो ट्रायंगल के दो साइड्स को, यानी इस वाली साइड्स को और इस वाली साइड्स को दो अलग अलग यानी डिस्टिंक्ट पॉइंट पे अगर इंटरसेक्ट कर रहा है, दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, और कैसे कर रहा है, सच दैट वो जो डिवाइड का रेशियो है वो सेम है। लिखा है इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल इन द सेम रेशियो, भैया सेम रेशियो में अगर डिवाइड कर दे, सेम रेशियो में ये लाइन क्या कर, अभी एक लाइन एम जो है इनको सेम रेशियो में, मतलब एडी डिवाइडेड बाई डीबी इक्वल टू एई डिवाइडेड बाई ईसी। अगर ऐसा कर दे तो बोलता है कि इससे हम ये बड़े आसानी से कंक्लूड कर पाएंगे कि जो लाइन हमने खींची है, लाइन एम जो खींची है, या जिसको बोले भैया क्या लाइन डी बोल दे, ये बेस के पैरेलल हो जाएगी, देखिएगा क्या बोला भैया, इफ अ लाइन डिवाइड्स टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल in the same ratio AD divided by DB equal to AE divided by EC, then the line must be parallel to the third side। भैया ये जो लाइन है हमारे पास DE, ये थर्ड वाली साइड के पैरेलल निकल आएगी, ये हम कंक्लूजन में बोल सकते हैं, ये हो जाएगा पैरेलल इसके बेटा। तो मिला जुला के हमारे पास बीपीटी या कन्वर्स ऑफ बीपीटी में सारा खेल जो है सर वो ऐसा है, जहां पे दो पैरेलल लाइंस का जोड़ा दिख जाए तो समझ जाएंगे कि बीपीटी का कुछ तो सर यहां पे मामला है, बीपीटी आसानी से लगाया जा सकता है। चले थोड़ा आगे बढ़ते बेटा, लिखा है इन द फिगर डीई इज पैरेलल टू एसी। डी क्या दोस्त, एसी के पैरेलल है, और डीएफ ए के पैरेलल है। एक एक करके तोड़ते हैं। पहले समझते हैं कि पहला कंडीशन क्या दिया कि हमारे पास डीई जो है वो पैरेलल टू एसी है, तो फटाफट से पहले इसको मार्क करते हैं कि सर हमारे पास डीई जो लाइन है वो एसी के पैरेलल है। जहां पे भी पैरेलल लाइन का जोड़ा दिख जाए दोस्त, आपको सीधे क्या समझ जाना है कि सर इस चैप्टर के हिसाब से हमें लगा देना है फटाक से बीपीटी। और ये बनेगा किसमें सर, ट्रायंगुलर शेप अगर हमारे पास ऐसा हो तभी ये लगेगा, अगर ट्रायंगुलर शेप ऐसा हो तो भी लगेगा। यहां पे मैं ड्रॉ कर देता हूं, अगर आपको थोड़ा भी कंफ्यूजन हो रहा है तो मैं यहाँ पे इसको ड्रॉ करके दिखाता हूं कि क्या कहना चाहता है। ये हमारे पास है पॉइंट बी बेटा, ये हमारे पास है पॉइंट डी, ये हमारे पास है पॉइंट ई। बाकी के जो भी लाइन है वो भूल जाओ, जो इंफॉर्मेशन हमें चाहिए सिर्फ उस पर फोकस करते हैं। ये हमारे पास दे रखा है दोस्त कि ये लाइन डीई जो है वो एसी के पैरेलल है। तो बीपीटी के बारे में अगर सोचा जाए, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम के बारे में सोचा जाए, तो बोलता है कि भैया एक ट्रायंगुलर शेप में एक लाइन ऐसा खींचो जो अलग दो साइड्स को दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट करे, तो यह वहां पे साइड रेशियो यानी बीई डिवाइडेड बाई ईसी, क्या दोस्त, बीई डिवाइडेड बाई ईसी, ये किसके बराबर हो जाता है दोस्त, बीडी डिवाइडेड बाई डीए के, बीडी डिवाइडेड बाई डीए के, इसके बराबर हो जाता है। चलिए हमारे पास बी एफ आ गया, ओके, डिवाइडेड बाई बीई है, एफ ई डिवाइडेड बाई ईसी, ओके। यहां पे एक छोटा सा मिस्टेक कर दिया बेटा, ये बी होगा, ये मुझे लगता है टाइपो एरर है, छोटा सा एक टाइपो एरर है, यहाँ पे टाइपो एरर है, मुझे क्रॉस चेक करना पड़ेगा क्वेश्चन। हमारे पास जो क्वेश्चन आएगा वो आएगा बीई डिवाइडेड बाई ईसी, ये हमारे पास बीई होगा बेटा, ये हमारे पास इसको करेक्ट कर लीजिएगा, ये बीई होगा, बीई डिवाइडेड बाई ईसी होगा, क्या हो जाएगा दोस्त, बीई डिवाइडेड बाई ईसी होगा, और यहां पर हो जाएगा बीडी डिवाइडेड बाई डीए इक्वल टू बीएफ डिवाइडेड बाई बीई, बीएफ डिवाइडेड एफई होगा बेटा, ये भी करेक्ट कर लीजिएगा, बीएफ डिवाइडेड बाई एफई। यहाँ पे टाइपो एरर
क्या हो गया, बहुत बढ़िया हमारे डीटीपी महोदय, बहुत बढ़िया। यहां पे क्या हो जाएगा दोस्त, एफ ई हो जाएगा। ये छोटा सा हमारे पास माइनर करेक्शन था, देख लीजिएगा, क्योंकि ये सवाल कई बार मैं करवा चुका हूं ऑलरेडी। तो हमारे पास अब एक्चुअल में जो पूछ रहा है वो पूछ रहा है बी एफ डिवाइडेड बाई एफ ई। क्या पूछ रहा है दोस्त, बी एफ डिवाइडेड बाई एफ ई। एक बार और इसको सही से लिख देता हूं, क्योंकि मुझे एफ थोड़ा सा मिस इंटरप्रेट सा लग रहा था यहां पे। चलिए, ये हमारे पास बी एफ डिवाइडेड बाई एफ ई। अब इस सवाल के हिसाब से चलते हैं, सवाल के हिसाब से चलते हैं। सर एक चीज तो हमारे पास आ गई, बीई डिवाइडेड बाई ईसी, यानी आरएचएस तो आ गया। अब एलएचएस के बारे में भी तोड़ते हैं। एलएचएस के बारे में कैसे सीखेंगे सर, जो इंफॉर्मेशन है उसको यूज करेंगे। डीएफ पैरेलल टू एई, क्या दोस्त, कि डीएफ जो है हमारे पास सर ये वाली लाइन वो एई के पैरेलल है। बहुत बढ़िया, जहां भी पैरेलल लाइन का जोड़ा दिखे फटाक से भैया इससे ट्रायंगुलर शेप जो मैच कर रहा है उसको बना लीजिएगा। हमारे पास जो ट्रायंगुलर शेप आ रहा है दोस्त वो कुछ ऐसा आ रहा है, देख लीजिए। तो इसको भी मैं ड्रॉ करता हूं, इसको भी मैं ड्रॉ करता हूं, देखिएगा। ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट डी है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट एफ है और ये पॉइंट ई है। क्या बोल रहा है कि हमारे पास डीएफ जो है वो एई के पैरेलल है। डीएफ जो है वो ए के पैरेलल है, तो बीपीटी को लगाएंगे तो क्या बोलता है भैया कि अगर एक ट्रायंगल के अंदर कोई लाइन ऐसा खींचो जो ट्रायंगल के बाकी के दो साइड को दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट करता है, तो भैया साथ में यहां पे अगर ये इसके पैरेलल है तो साइड रेशियो सेम हो जाता है। तो बीएफ डिवाइडेड बाई एफ ई, क्या दोस्त, बीएफ डिवाइडेड बाई, बीएफ डिवाइडेड बाई, या ऐसे लिख दो, ऐसे लिख दो, बीएफ डिवाइडेड बाई एफ ई, एफ ई इक्वल टू बीडी डिवाइडेड बाई डी ए, बीडी डिवाइडेड बाई डी ए। ऐसा हमारे पास फाइनल इंफॉर्मेशन आ जाएगी। चलिए, ये रहा हमारे पास इंफॉर्मेशन नंबर 2 और ये रहा इंफॉर्मेशन नंबर 1। अगर दो इक्वेशन में इंफॉर्मेशन 1 और 2 के हिसाब से देखा जाए तो हमारे पास जो आरएचएस पार्ट है वो बनता है सेम टू सेम। तो भैया क्या लिख पाएंगे, इससे कंक्लूजन क्या निकलेगा, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट एंड सेकेंड सर कंक्लूजन निकलता है, वो निकलता है अपने पास कि इसका एलएचएस भी सेम होगा, यानी बीई डिवाइडेड बाई ईसी इक्वल टू बीएफ डिवाइडेड बाई एफ ई, एफ ई। यही हमारे पास फाइनल इंफॉर्मेशन निकलती है जो कि हमारे पास रिक्वायर्ड है, लास्ट लाइन हेंस प्रूव्ड। चलिए, आई होप ये बात आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। थोड़ा आगे बढ़ते हैं दोस्त। तो एक सवाल ऐसा भी है, अब जल्दी जल्दी सोचने की कोशिश करेंगे, जल्दी जल्दी समझने की कोशिश करेंगे। क्या लिखा है कि हमारे पास भैया डीई पैरेलल टू ओक्यू है। क्या है दोस्त, डीई जो है, डीई जो है वो पैरेलल टू ओक्यू है। इसको मैं थोड़ा सा ड्रॉ कर डी जो है वो पैरेलल टू ओक्यू है। पैरेलल का जहां पे जोड़ा दिखेगा दोस्त फटाक से उससे ट्रायंगल बनाएंगे और इस ट्रायंगल से ना इंफॉर्मेशन लिखेंगे, पी डिवाइडेड बाई ई क्यू, पीई डिवाइडेड बाई ई क्यू। ये देखो मैं डायरेक्ट लिखने की कोशिश कर रहा हूं, इक्वल टू पीडी डिवाइडेड बाई डीओ, इक्वल टू पीडी डिवाइडेड बाई डीओ। ये हमने पहला इंफॉर्मेशन लिखा दोस्त। दूसरे वाले से चलते हैं, दूसरे वाले देखते हैं क्या बोला भैया। दूसरे वाले बोला कि डीएफ पैरेलल टू ओआर है भैया, डीएफ जो है वो पैरेलल टू ओआर है। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये भी हमारे पास पैरेलल है, ये भी हमारे पास पैरेलल है, ये भी हमारे पास पैरेलल है। तो क्या लिख पाएंगे बेटा, पीएफ डिवाइडेड बाई एफ आर। इससे देखो ट्रायंगल ऐसा बन रहा है, ट्रायंगल ऐसा बन रहा है इससे। तो पीएफ डिवाइडेड बाई एफ आर लिख देता हूं भाई, पीएफ डिवाइडेड बाई एफ आर, पीएफ डिवाइडेड बाई एफ आर इक्वल टू पीएफ डिवाइडेड बाई एफ आर इक्वल टू पीडी डिवाइडेड बाई डीओ, पीडी डिवाइडेड बाई डीओ। सर दोनों का आरएचएस अगर सेम है तो एलएचएस भी सेम होगा। आउटपुट क्या निकलेगा देख लीजिएगा दोस्त। सर आउटपुट निकल रहा है पीई डिवाइडेड बाई ई क्यू इक्वल टू पीएफ डिवाइडेड बाई एफ आर। ये हमारा सब कुछ अभी तक बीपीटी के यूज से लिखा गया। अब ये जो फिगर दिया है दोस्त, इस फिगर को मैं रिकंस्ट्रक्ट करता हूं, लेकिन इंफॉर्मेशन इस हिसाब से लेता हूं। यहां पे पॉइंट पी है, ई वाले पॉइंट की जरूरत है, हाँ सर। साथ में बेटा एफ वाले पॉइंट की जरूरत है, हाँ सर। क्या हमारे पास उसके अलावा पॉइंट क्यू की जरूरत है इस फिगर के हिसाब से, हाँ सर। क्या पॉइंट आर की जरूरत है, हाँ। कुछ और पॉइंट नहीं सर। तो क्या लिखा है दोस्त, पीई डिवाइडेड बाई ई क्यू इक्वल टू पीएफ डिवाइडेड बाई ई आर। भैया कोरोलरी ऑफ, सॉरी, कन्वर्स ऑफ बीपीटी लगाइएगा। क्या लगाइएगा दोस्त, कन्वर्स ऑफ बीपीटी, कन्वर्स ऑफ बीपीटी लगाइएगा।
तो क्या बोल पाएंगे कि साइड रेशियो अगर सेम है तो भैया गारंटी से ये जो लाइन इन दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट की है, तो ये जो लाइन EF है ये मस्ट बी पैरेलल टू QR। EF मस्ट बी पैरेलल टू QR, ये बोलता है हमारा कन्वर्स। कन्वर्स क्या बोलता है भैया कि एक ट्रायंगल के अंदर अगर एक लाइन ऐसी खींचो जो भैया सेम साइड रेशियो में डिवाइड करे, तो वो जो लाइन खींचा है आपने वो थर्ड लाइन के पैरेलल हो जाता है। चलिए चलते हैं भैया मस्त जबरदस्त वाले अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारे पास है भैया, अगला क्वेश्चन बेसिकली नहीं, अगला कॉन्सेप्ट है दैट इज कोरोलरी ऑफ बीपीटी। कोरोलरी क्या बोलता है? कोरोलरी कुछ ऐसा है, कोरोलरी हमारे पास कुछ ऐसा है दोस्त। मान लीजिए कि हमारे पास पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, ये पॉइंट डी है और ये पॉइंट ई है। भैया मान लो कि हमारे पास लाइन जो डी है वो बीसी के पैरेलल है, ऐसा हमारे पास है। लिखा है कि थेल्स थ्योरम इज एप्लीकेबल। अगर इस फिगर में थेल्स थ्योरम एप्लीकेबल है तो बहुत सीधी सी बात है कि AD डिवाइडेड बाई DB जो आता है, क्या आता है दोस्त? AD डिवाइडेड बाई DB, AD डिवाइडेड बाई DB इक्वल टू AE डिवाइडेड बाई EC। ये हमारे पास आ जाता है किससे बाबा? भैया ये आ जाता है थेल्स बाबा का थ्योरम, जिसको बोलते हैं क्या? बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। और इसी से इंफॉर्मेशन कुछ और निकाला गया। तो पहला इंफॉर्मेशन कुछ ऐसा निकला कि सर ये AD डिवाइडेड बाई, अब इसको ना ऐसे सोचा गया, अब इसी पूरे फिगर को ना देखो मैं थोड़ा और ब्रेक कर रहा हूं। तो एक तो ये पोर्शन और ये बड़ा सा पोर्शन, ये देखिएगा, ये A है, ये D है, E है, ये A है, ये B है, ये C है। आपने अभी बोला कि हमारे पास DE लाइन जो है वो BC के पैरेलल है, ये पैरेलल है। तो आप खुद आइडिया लगा दीजिए कि ये वाला इसके बराबर, ये वाला इसके बराबर, हाँ सर, और एंगल ए दोनों में कॉमन है। क्या ये इक्विएंगुलर ट्रायंगल है? या ऐसा बोल सकते हैं इक्विएंगुलर का कॉन्सेप्ट होता है कि अगर एक ट्रायंगल के तीनों एंगल्स करेस्पॉन्डिंग दूसरे ट्रायंगल के तीनों एंगल्स के बराबर, तो ये इक्विएंगुलर ट्रायंगल, और इसकी वजह से ये सिमिलर भी कहलाते हैं। तो बहुत ऑब्वियस सी बात है कि अब क्या करेंगे बेटा, इसका साइड डिवाइडेड बाई इसका साइड, देख लीजिए भैया, AD डिवाइडेड बाई AB इक्वल टू A डिवाइडेड बाई AC, A डिवाइडेड बाई AC। क्या बात है, अभी तक जो हमने लिखा था बेटा उसी हिसाब से, और इसी का रेसिप्रोकल ये वाला लिखा गया, इसी का रेसिप्रोकल है, ध्यान दीजिएगा, इसी का रेसिप्रोकल है, इसी का रेसिप्रोकल है दोस्त, इसी का रेसिप्रोकल है। अच्छा, इसका रेसिप्रोकल यहां पे लिखा गया, इसका रेसिप्रोकल यहां पे लिखा गया। तो बेसिकली जो हमारे पास थेल्स से आया था, थेल्स से आया था वो, और थेल्स से दो इंफॉर्मेशन निकाले गए। बेसिकली एक इंफॉर्मेशन निकाला गया, ये और उसका रेसिप्रोकल। तो भैया थेल्स उसका रेसिप्रोकल, एक इंफॉर्मेशन निकाला गया उसका रेसिप्रोकल, ये हमारे कहलाते हैं बेटा क्या? कोरोलरी ऑफ थेल्स थ्योरम। थोड़ा आगे बढ़ते, इक्वल एंगल ट्रायंगल के बारे में समझा दिया कि दो ट्रायंगुलर शेप में अगर करस्पॉन्डिंग एंगल्स बिल्कुल सेम टू सेम, तो भैया क्या हो जाता है? इस टाइप के ट्रायंगल्स को बोलते हैं इक्विएंगुलर ट्रायंगल। और इक्विएंगुलर ट्रायंगल में क्या होता है सर? सर तीनों के तीनों एंगल्स दूसरे के तीनों के करस्पॉन्डिंग के सेम होते हैं। और यहीं पे हमारा एक मस्त जबरदस्त वाला क्राइटेरिया आ जाता है, दैट इज ट्रिपल ए क्राइटेरिया, यानी एंगल 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 क्राइटेरिया। क्या बोलता है ये क्राइटेरिया? कि इफ इन द टू ट्रायंगल्स corresponding angles are equal then their corresponding sides are in the same ratio। भैया ऐसा होगा अगर करस्पॉन्डिंग एंगल सेम है, करस्पॉन्डिंग एंगल सेम है और उनके करस्पॉन्डिंग साइड रेशियो भी सेम है, तो इस कहानी से हम सीधे इंटरप्रेट करेंगे क्या? कि दोनों ट्रायंगुलर शेप क्या हो जाएंगे? सिमिलर। और सर सिमिलैरिटी ऑफ फिगर्स का तो यही दो बेसिक फंडा है, करस्पॉन्डिंग एंगल सेम हो जाने चाहिए, साइड रेशियो सेम। तो भैया दोनों फिगर्स कैसे? सिमिलर। इसी का जस्ट कन्वर्स यहां पे थोड़ा बोल के दिखाया हुआ है कि अगर दो ट्रायंगल ऐसे मिल जाते हैं जिसमें ये एंगल इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर, तो ये बड़े प्यार से कैसे हो जाएंगे सर? इक्विएंगुलर ट्रायंगल। और इक्विएंगुलर ट्रायंगल होने की वजह से एक और इंफॉर्मेशन जो एडिशनल हमें पता है, दैट इज कि इनका साइड रेशियो सेम है। तो साइड रेशियो सेम की वजह से ये अब दोनों के दोनों ट्रायंगल्स हमारे कैसे हो जाएंगे सर? सिमिलर हो जाएंगे। थोड़ा आगे बढ़ते बेटा, इसी क्राइटेरिया का एक और मतलब निकाला गया कि अगर मान लो सर कि एक ट्रायंगल में कोई दो एंगल, मान लो एक ट्रायंगल हमारे पास ये है बेटा और एक ट्रायंगल ये है, ये दो ट्रायंगुलर शेप है बेटा, ये दो ट्रायंगुलर शेप है, ये दो ट्रायंगुलर शेप है। अगर मान लो कि एक ट्रायंगल में मान लो ये वाला एंगल आपका एंगल ए इस वाले एंगल पी के बराबर निकला है, हाँ सर, और साथ में एंगल बी जो है इस वाले एंगल क्यू के बराबर निकल आए, तो क्या सिर्फ इतनी सी बातों से भी हम सर यहां पे सिमिलर प्रूव कर सकते हैं? हाँ बेटा, क्योंकि
एंगल सम प्रॉपर्टी निकालोगे या एंगल सम प्रॉपर्टी लगाओगे इन दोनों में, तो ये वाला एंगल बाय डिफॉल्ट इस वाले एंगल के बराबर निकल कर आ जाएगा बाय यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी। तो सर जो आपने ट्रिपल ए क्राइटेरिया बोला था, इसी को थोड़ा सा इसके कोरोलरी पे चले या इसी से एक और इंफॉर्मेशन निकालने की बात करें, तो ऐसे भी बोल सकते हैं कि सर ट्रिपल ए ना बोल के अगर हम एंगल एंगल या ए क्राइटेरिया बोले, काम चलेगा? बिल्कुल दौड़ेगा बेटा। चलिए आगे चलते हैं, एक सवाल से समझते। लिखा भैया कि इस फिगर में PQ पैरेलल टू RS है। क्या दोस्त? कि हमारे पास जो हमारी लाइन PQ है, हमारी लाइन जो PQ है, इस लाइन RS के पैरेलल है। अगर पैरेलल है तो बहुत ऑब्वियस सी बात है, ये एंगल इस वाले एंगल के बराबर। क्यों भैया? सर ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की वजह से। और क्या हो जाएगा दोस्त? सर ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर अल्टरनेट इंटीरियर की वजह से। और बाय डिफॉल्ट एक जो हमें दिखने लगा है वो क्या? कि सर ये अपने पास वर्टिकली अपोजिट है। अब आप सोचो कि हमारे पास दो ट्रायंगुलर शेप बेटा, दो ट्रायंगुलर शेप, एक तो इधर वाला ट्रायंगुलर शेप और दूसरा इधर वाला ट्रायंगुलर शेप। ये दोनों ट्रायंगुलर शेप में भैया तीनों एंगल्स इसके तीनों एंगल्स के बराबर है। तो क्या ये दोनों ट्रायंगल हमारे पास इक्विएंगुलर एंड देन वी कैन से कि ये हमारे पास कैसे हो जाएंगे? सिमिलर बाय यूजिंग ट्रिपल ए क्राइटेरिया। क्या हो जाएगा? यूजिंग ट्रिपल ए क्राइटेरिया। ट्रिपल ए क्राइटेरिया से हम क्या बोल पाएंगे कि ये तो सर सिमिलैरिटी का केस है, ये तो सिमिलैरिटी का केस है। देखिए मैं पूरा लिख नहीं रहा बेटा, क्योंकि हमारा ये माइंड मैप का पूरा सेशन है। इंटेंट समझिए कि अगर मैं एक एक लाइन लिखने पे बैठूंगा तो बहुत कम चीजें पढ़ा पाऊंगा। बस आपको मेन जो इसका कोर कॉन्सेप्ट है वो समझना है। आगे चलते हैं दोस्त, क्या लिखा है? ट्रिपल एस यानी साइड 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 क्राइटेरिया। ये क्या बोलना चाह रहा है? ये बोलना चाह रहा है कि अगर हमारे पास एक ट्रायंगुलर शेप के तीनों साइड्स दूसरे ट्रायंगुलर शेप के तीनों साइड्स के करस्पॉन्डिंग जो रेशियो है ये आपस में हो जाता है प्रोपोर्शनल या सेम, तो भैया इस कहानी में हमारे पास ट्रिपल एस सिमिलैरिटी क्राइटेरिया लग जाती है। क्या बोलता है भैया? ये थ्री साइड्स ऑफ वन ट्रायंगल आर प्रोपोर्शनल टू थ्री साइड्स ऑफ अनदर ट्रायंगल। क्या भैया? कि इस ट्रायंगल के तीनों साइड्स के अगर प्रोपोर्शनल है, यानी AB डिवाइडेड बाय DE का रेशियो जो है वो BC डिवाइडेड बाय EF के रेशियो के बराबर या AC डिवाइडेड बाय DF के रेशियो के बराबर है, तो भैया ये कैसे हो जाएंगे? सर सिमिलैरिटी का दूसरा क्राइटेरिया था, तो इस केस में भी ये दोनों के दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। चलिए आखिरी क्राइटेरिया भी बात करते हैं बच्चों, दैट इज SAS क्राइटेरिया। क्या बोलता है कि दो ट्रायंगुलर शेप में मान लो कि हमारे पास एक एंगल जो है इसके करेस्पॉन्डिंग ट्रायंगल में देखा जाए तो ये वाले एंगल के बिल्कुल बराबर है, और साथ में इस एंगल को कंटेन करने वाली जो लाइन है, इस एंगल को कंटेन करने वाली जो लाइन है, ये लाइन, इसको कंटेन करने वाली जो लाइन है इनके प्रोपोर्शनल है। यानी हमारे पास सीधे शब्दों में बोले तो लिखा भैया एंगल ए की वैल्यू जो है वो एंगल डी के बराबर है, और साथ में AB डिवाइडेड बाई DE इक्वल टू AC डिवाइडेड बाई DF है, AC डिवाइडेड बाई DF है। तो भैया इन दोनों चीजों को अगर मिक्स करके बोले तो ये हमारा कहलाता है SAS क्राइटेरिया। और यहां पे क्या था पिछले वाले में था कि अगर हमारे पास AB हमारे पास प्रोपोर्शनल है DF DE के, तो AB डिवाइडेड बाई D ये बराबर अगर दिखता है बेटा किसके? BC डिवाइडेड बाई हमारे पास EF, और साथ में AC डिवाइडेड बाई DF। अगर हमारे पास साइड रेशियो सेम आते हैं तो भैया इस केस में भी सिमिलैरिटी की क्राइटेरिया आसानी से लग सकती है। चलिए भैया फाइनल रिजल्ट पे पहुंचते हैं, डिस्कस कर लेते हैं कि क्या और बातें हो सकती थी। तो लिखा है कि अगर हमारे पास दो ट्रायंगुलर शेप सिमिलर है तो और कुछ इंफॉर्मेशन निकाला जा सकता था, और वो क्या है कि अगर दो ट्रायंगुलर शेप सिमिलर है तो उनके करस्पॉन्डिंग पेरीमीटर का रेशियो इनके साइड के रेशियो के बराबर आ जाता है। तो अभी तक जो साइड रेशियो आप निकलते आ रहे थे उसके बराबर इसके पेरीमीटर का भी रेशियो आएगा, इनके मीडियंस का भी रेशियो आएगा दोस्त, इनके एंगल बाइसेक्टर का रेशियो आएगा, इनके एल्टीट्यूड का भी रेशियो आ जाएगा। है ना इंटरेस्टिंग फैक्ट कि सर अगर दो ट्रायंगुलर शेप सिमिलर है तो भैया इनके साइड रेशियो सेम होते हैं, और साइड रेशियो ही नहीं सेम होता है, इसके अलावा इनके पेरीमीटर का रेशियो, इनके एंगल बाइसेक्टर का रेशियो, इनके मीडियन का रेशियो, इनके एल्टीट्यूड का रेशियो, ये सब कुछ आराम से सेम टू सेम बन जाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे लेक्चर। आई होप मेरे दोस्तों आज के इस लेक्चर में आपको जो इंफॉर्मेशन चाहिए थी वो सब कुछ मिल चुका होगा। अब काफी बार मैं देखा हूं कि कमेंट सेक्शन में बच्चे बोलते हैं कि सर सवाल थोड़े और करा दिया करो, तो यार देखो ये माइंड मैप है, इसका इंटेंट समझिए कि हम इस पूरे चैप्टर के कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर रहे हैं, और मैं लगे हाथ दो चार क्वेश्चंस भी करा देता हूं जो मिलता है बेटा आपके बोर्ड एग्जाम के पर्सपेक्टिव से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो चलिए इस चैप्टर के जितने भी बाकी क्वेश्चंस है उसको जम के तोड़ दीजिए।
अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। तब तक के लिए गुड बाय, बाय बाय, सायोनारा।